नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। आज की खबरें सिर्फ खबरें नहीं, ये हमारी राजनीति, समाज और परिवार की सच्चाई का आईना है। कुछ घटनाएं आपको हैरान कर देंगी, कुछ सोचने पर मजबूर करेंगी और कुछ हमारे दिल को झकझोर कर रख देंगी। आज हम बात करेंगे बिहार में शुरू हुए नए राजनीतिक अध्याय की, नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर की। इसके बाद हम बात करेंगे रोहिणी आचार्य की कहानी की और आखिर में सबसे दुखद और गंभीर खबर, हमारे समाज के सबसे नाजुक लोग यानी कि बच्चे क्यों वो मानसिक स्वास्थ्य और तनाव के जाल में फंसे हैं। इन सभी खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। यूपी में सपा विधायक सुधाकर सिंह का निधन, उपचुनाव में कैबिनेट मंत्री को दी थी मात। अदालत राज्यपाल की भूमिका को टेकओवर नहीं कर सकती, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। झांसी में स्वामी प्रसाद मौर्य का बीजेपी पर बड़ा हमला, पार्टी को आतंकवादी बताया। नेपाल के बारा में हालात बिगड़े, जेएनजी यूएमएल कैडर विवाद के बीच कर्फ्यू फिर लागू। दिल्ली विलास केस, एनआईए ने 4 और मुख्य आरोपियों को किया गिरफ्तार, अब तक 6 अरेस्ट। दुलार चंद यादव हत्याकांड, मोकामा से जेडीयू विधायक अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज। जम्मू कश्मीर पुलिस का कश्मीर टाइम्स के ऑफिस पर छापा, AK कॉटेज समेत कई सामान बरामद। आज फिर सोने और चांदी में आई तेजी, 1,23,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार बढ़त के साथ हुआ बंद, सेंसेक्स 446 अंक कुचला, निफ्टी 26,150 के पार। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं अपने पहले मुद्दे के बारे में। बिहार की राजनीति में नया अध्याय शुरू हो चुका है। 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड अब नीतीश कुमार ने अपने नाम दर्ज करा लिया है। जी हां, आपने सही सुना, 10वीं बार। और सिर्फ नीतीश ही नहीं, उनके साथ 26 मंत्रियों ने भी शपथ ली। ऐसे में सवाल उठता है कि इतने सारे नेताओं के बीच मंत्री कौन कौन बने और बीजेपी ने आखिरकार नीतीश को क्यों सीएम बनाए रखने का फैसला लिया। चलिए विस्तार से करते हैं इस पे चर्चा। नीतीश कुमार ने आज गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह में 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही सरकार में 26 मंत्री भी शामिल हुए। बिहार सरकार में इस बार भी 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली, यानी सरकार का पहिया पूरी तरह से घूम चुका है। वहीं अब बात करेंगे मंत्रियों की सूची की, तो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से इस बार 14 मंत्री हैं। जेडीयू से नीतीश कुमार के अलावा 7 मंत्री शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक मंत्री बना है। खास बात यह है कि मांझी की पार्टी से उनके बेटे संतोष कुमार सुमन और कुशवाहा की पार्टी से उनके बेटे दीपक प्रकाश मंत्री बने हैं। वहीं चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से 2 मंत्री शामिल हुए हैं। मंत्रियों में जमा खान जेडीयू के विधायक हैं, वहीं संजय सिंह टाइगर और रमा निषाद भारतीय जनता पार्टी कोटे से मंत्री बने हैं। यानी कि कैबिनेट में जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी का संतुलन भी रखा गया है। आपको बताते चलें, शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार मंच पर मौजूद रहे। यानी ये सिर्फ शपथ ग्रहण समारोह नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति का बड़ा मैसेज भी था। वहीं अब सवाल यह है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने सीटें ज्यादा मिलने के बावजूद नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया। इसका कारण साफ है। पहली बात, बिहार में ओबीसी और ईबीसी वोट पर अभी भी नीतीश का दबदबा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक कोई ऐसा स्टार नेता नहीं जो नीतीश जैसा प्रभाव रखता हो। तीसरी और सबसे बड़ी वजह, आने वाले विधानसभा और तमिलनाडु चुनाव। भारतीय जनता पार्टी अपनी छवि खराब करना नहीं चाहती, इसीलिए नीतीश की सुशासन और वोट बैंक को नुकसान पहुंचाए बिना आगे बढ़ने का फैसला लिया गया।
आपको बता दें 2025 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने विधानसभा सीटों में बराबरी की। जी हां, दोनों ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ी। भारतीय जनता पार्टी को 89 सीटें मिली जबकि जेडीयू को 85, यानी अंतर केवल 4 सीटों का था। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को ही सीएम बनाए रखने का फैसला लिया। महाराष्ट्र में हुए चुनाव की तुलना करें तो बिहार का समीकरण बिल्कुल अलग है। जाहिर है बिहार में नई सरकार का गठन हो गया है। नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं और 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को बनाए रखने का राजनीतिक फैसला किया है ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी की छवि और वोट बैंक सुरक्षित रहे। बिहार की राजनीति अब नए दौर में प्रवेश कर चुकी है और आने वाले समय में इस सरकार की नीतियां और कामकाज हर किसी की निगाहों में रहेगा। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अगले मुद्दे की तरफ। बिहार की राजनीति में अगर कोई नाम है जो हमेशा हलचल पैदा करता रहता है तो वो है नीतीश कुमार। जी हां, आपने सही सुना, एक ऐसा नेता जिसने छात्र राजनीति से लेकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने तक का सफर तय किया है। दोस्त बदले, दुश्मन बदले, लेकिन नीतीश कुमार का असर और उनका दबदबा कभी नहीं कम हुआ। ऐसे में अब सवाल यह है कि बिहार में इस बार की जीत कैसे इतिहास रच पाई, कैसे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव जैसी बड़ी ताकत को मात दी और आखिरकार 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाने वाले ये नेता कौन हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें 2025 का चुनाव सिर्फ एक मुकाबला नहीं था, बल्कि बिहार की राजनीति में आए नीतीश तूफान का नाम है। जेडीयू को इस बार 85 सीटें मिली और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर नया रिकॉर्ड बनाया। हालांकि इससे पहले उनका 9वीं बार शपथ लेने का रिकॉर्ड भी अब तक कोई तोड़ नहीं पाया था। अगर तुलना करें तो तमिलनाडु की जयललिता और हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह ने 6 बार, सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग और उड़ीसा के नवीन पटनायक ने 5 बार शपथ ली थी, लेकिन नीतीश ने इस बार इतिहास रच दिया है। इस चुनाव ने दिखा दिया कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार की लीडरशिप कितनी महत्वपूर्ण है। आपको बताते चलें, नीतीश कुमार का जन्म मार्च 1951 में बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था। कॉलेज में छात्र नेता बनकर उन्होंने राजनीति की नींव रखी। बिजली विभाग की नौकरी छोड़कर जेपी आंदोलन में शामिल हुए और 1977 में नालंदा से पहली बार चुनाव लड़ा। शुरुआती हारों के बाद 1985 में जीत हासिल की और 1989 में लोकसभा पहुंची, लेकिन बिहार की राजनीति आसान नहीं थी। लालू यादव के सत्ता में रहते हुए नीतीश ने विरोध और सहयोग दोनों का सामना किया। 1995 में उन्होंने समता पार्टी बनाई और लालू राज के खिलाफ चुनावी रणनीति बनाई। उस वक्त जीत कम थी, लेकिन नीतीश की पहचान संघर्ष और रणनीति का नाम बन गई थी। 2000 और 2005 के बीच नीतीश ने कई उतार चढ़ाव देखे। 2005 में एनडीए के नेतृत्व में उन्होंने बिहार में साफ बहुमत हासिल किया और मुख्यमंत्री बन गए। उनके जंगल राज खत्म करने के कदम और विकास पर ध्यान ने जनता का भरोसा जीत लिया और 2010 में भारी बहुमत से फिर से सरकार बनी और नीतीश ने सुशासन और विकास का संदेश दिया। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के रिश्ते भी उतार चढ़ाव से भरे रहे, कभी सहयोगी कभी विरोध। 2013 में नीतीश ने मोदी पर विरोध जताया। 2014 में लोकसभा चुनाव में अपने वोट बैंक की ताकत दिखाई। 2017 में एनडीए में वापसी की। 2020 में जेडीयू तीसरी बार सबसे बड़ी पार्टी थी, फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। 2022 में महागठबंधन से मोह भंग कर फिर एनडीए में वापसी की। नीतीश का राजनीतिक खेल हमेशा से सटीक और दूरगामी रहा। वहीं 2025 में नीतीश कुमार ने फिर से बिहार में अपनी ताकत साबित की है। जेडीयू के नेतृत्व में एनडीए की जीत ने साफ कर दिया कि अनुभव, रणनीति और भरोसा अगर एक नेता में मिल जाए तो नतीजे इतिहास बन जाते हैं। फिर क्या इस बार भी तेजस्वी यादव को इंतजार करना पड़ा और नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिख दिया है। जाहिर है बिहार अब नीतीश कुमार के नेतृत्व में 5 साल तक दौड़ेगा, चाहे विरोध कितना भी क्यों ना हो, कोशिश करेंगे। अनुभव और रणनीति के इस ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता।
नीतीश कुमार की कहानी छात्र राजनीति से लेकर 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने तक संघर्ष और रणनीति का ये सफर बताता है कि बिहार में सत्ता केवल ताकत से नहीं बल्कि अनुभव विश्वास से बनती है। नीतीश कुमार ने फिर से साबित कर दिया है कि बिहार में उनका दबदबा और असर हमेशा रहेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। हमारे समाज में बेटियों का मायका अक्सर सिर्फ भावनाओं तक सीमित रह जाता है। सत्ता, अधिकार और परिवार की निर्णायक भूमिका हमेशा बेटे को मिलती है, पर क्या बेटियों को अपने ही घर में बराबरी का हक नहीं मिलना चाहिए? आज हम बात करेंगे रोहिणी आचार्य की, एक ऐसी बेटी जिसने अपने पिता लालू यादव को नई जिंदगी दी, लेकिन उसी परिवार की राजनीति में खुद को असहाय और अपमानित महसूस किया। यह सिर्फ एक बेटी की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज की सबसे पुरानी और छुपी हुई असमानता की कहानी है। लालू यादव के परिवार की बात करें तो उनकी 7 बेटियां और 2 बेटे हैं। बेटे तेजस्वी को परिवार का उत्तराधिकार मिला, जबकि बेटियों की आवाज अनसुनी रही। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर भाई के हक में आवाज बुलंद की, लेकिन समाज और परिवार ने उसे सवाल करने का हक नहीं दिया। ये वही पितृ संतान है जहां बेटी को अधिकार केवल तभी मिलता है जब बेटा ना हो। शादी के बाद तो बेटी का मैका भी सिर्फ भावनाओं तक सीमित हो जाता है। अधिकारों की जगह सिर्फ दीवारें और दहलीज बचती है। आपको बता दें, रोहिणी ने अपने पिता के लिए अपनी किडनी का दान किया। एक त्याग जिसे आदर्श माना जाता है, उसे परिवार और समाज ने अपमानित कर दिया। गालियां मिली, शक मिला और यहां तक कहा गया कि उसने गंदी किडनी दी। हालांकि आंकड़े भी बताते हैं कि पिछले 20 साल में भारत में 2/3 अंगदान महिलाओं ने किया, ज्यादातर अपने परिवार के पुरुषों के लिए। रोहिणी का दर्द इसलिए और गहरा है कि उनके त्याग को ही तिरस्कार में बदल दिया गया। ठीक 20 साल पहले हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के तहत बेटियों को पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक मिला, लेकिन ये अधिकार सिर्फ कागजों में हैं। व्यवहार में बेटी को उतना ही हक मिलेगा जितना परिवार चाहे। शादी के बाद मैके में उनकी आवाज को सीमित किया जाता है। रोहिणी का दर्द यही दिखाता है कि सामाजिक संरचना में बेटी की अस्मिता और अधिकारों को आज भी नजरअंदाज किया जाता है। जाहिर है, बेटी का अस्तित्व शादी से कम नहीं होता। उनका मायका अब भी उनका घर है। उनका अधिकार, उनकी राय, उनका सम्मान, ये कोई दहेज या संपत्ति नहीं जो शादी के साथ ससुराल चली जाए। रोहिणी आचार्य ने सिर्फ परिवार की राजनीति नहीं देखी, बल्कि समाज की आंखों पर बंधी पट्टी को भी फाड़ा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बेटी का अस्तित्व शादी के बाद मिट जाता है? क्या उसका मायका केवल भावनात्मक बैकअप बनकर रह जाता है? जाहिर है, ये सिर्फ रोहिणी की कहानी नहीं, ये हर घर की बेटी की कहानी है। बेटियों के मायके में अधिकार और सम्मान अब भी कई परिवारों में सीमित है। समाज और घर के भीतर उनकी आवाज को दबाना, उनके त्याग को तिरस्कार में बदलना, ये सच्चाई हमें सोचने पर मजबूर करती है। राजनीतिक जीत हार के खेल से परे ये लड़ाई बेटियों के अधिकारों और समाज में उनकी बराबरी के लिए है। लालू या तेजस्वी चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन बेटियों की ये लड़ाई, उनकी आवाज, उनके अधिकार, ये जीत हमेशा अटल रहनी चाहिए, क्योंकि राजनीति तो कभी भी हो सकती है, परिवार कभी नहीं टूटना चाहिए। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और मुद्दे से रूबरू कराते हैं। हमारे समाज में सबसे नाजुक और मासूम लोग यानी कि बच्चे अब मानसिक तनाव और दबाव की मार झेल रहे हैं। हाल के सालों में बच्चों में आत्महत्या के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद की 16 साल की छात्रा का स्कूल की 4थी मंजिल से कूद जाना, लखनऊ के 14 साल के छात्र का आत्महत्या कर लेना सिर्फ खबरें नहीं, बल्कि ये हमारे समाज की एक गंभीर सच्चाई है। ये सिर्फ एक व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि उन लाखों बच्चों की कहानी है जो अवसाद, तनाव और अकेलेपन से जूझ रहे हैं। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि 2001 में 5,425 बच्चों ने आत्महत्या की, जबकि 2022 में यह बढ़कर 13,044 हो गई। मतलब 2022 में हर घंटे 19 बच्चे अपनी जान लेने तक पहुंचे। कई बच्चे परीक्षा में फेल होना, सामाजिक दबाव, अकेलापन या माता पिता से भावनात्मक दूरी जैसी वजह से ये कदम उठाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना के बाद मोबाइल और इंटरनेट
बच्चों की जिंदगी का बड़ा हिस्सा बन गए हैं। अब उन्हें हर जवाब एक बटन दबाकर मिलता है। इससे उनका सामाजिक कौशल कमजोर हुआ, खेल कूद और बाहर की गतिविधियों में रुचि कम हो गई और मानसिक विकास का पर भी असर पड़ा। बच्चे मोबाइल और इंटरनेट पर बहुत निर्भर हो गए हैं। इसका असर उनकी भावनाओं पर भी पड़ता है और वे छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा या दुखी हो जाते हैं। वहीं आजकल कई माता पिता अपने बच्चों के लिए समय नहीं निकाल पाते। बच्चों की जो ज़रूरतें होती हैं उन्हें तुरंत पूरा कर देते हैं। इससे बच्चों में एक अधिकार की भावना बन जाती है जो बाद में तनाव और निराशा का कारण बन सकती है। इसीलिए अगर बच्चों के अवसाद यानी मानसिक तनाव की शुरुआती संकेतों को समय रहते पहचान लिया जाए, विशेषज्ञों की मदद ली जाए, तो कई बार गंभीर परिस्थितियों से बचा जा सकता है। बच्चों के चलने, बैठने, बात करने और हाव भाव पर ध्यान देकर उनके मानसिक स्वास्थ्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। सच यह है कि बच्चों में बढ़ती आत्महत्या सिर्फ उनका व्यक्तिगत दुख नहीं है, बल्कि हमारे समाज के लिए चेतावनी है। मोबाइल, सोशल मीडिया, पढ़ाई का दबाव और पारिवारिक दूरी ने बच्चों को अकेला और असहाय बना दिया है। इसीलिए हर बच्चे की मुस्कान बचाना, हर मानसिक संकट को समझना और समय पर मदद करना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक बच्चा बचाना सिर्फ उनकी जान बचाना नहीं, बल्कि पूरे समाज का भविष्य को सुरक्षित रखना है। आज हमने देखा कि राजनीति में अनुभव और रणनीति की ताकत कितनी अहम होती है। हमने देखा कि बेटियों की अस्मिता और अधिकार अब भी कई परिवारों में नजरअंदाज किए जाते हैं। और सबसे अहम, हमने देखा कि हमारे बच्चे जो समाज का भविष्य हैं, वो कितने अकेले और असुरक्षित हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में देश दुनिया की बड़ी और जरूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।